हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च 2024 ओके का जो लेटेस्ट सेमेस्टर 2 का जो पेपर अभी हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरी एप्लीकेशन पे ज्वाइन हैं। उनके लिए मैं एक सजेशन दे देता हूँ कि 2019 का जो मैंने उनको मार्च का और देखो मार्च का पेपर और नवंबर का पेपर मैंने आपको करवाया, ये पेपर अच्छे से कर लो। ये थोड़ा हार्ड पेपर था, उस टाइम पे थोड़ा पेपर हार्ड निकाला था। फिर उसके बाद 2020, 21 और 22 के पेपर को बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। देखो, इस टाइम पे पेपर हुए ही नहीं थे बिकॉज ऑफ कोविड के कारण पेपर नहीं हुआ था, कोरोना के कारण। फिर 2023 में पिछले साल जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 3 पेपर हुआ था। एक तो मार्च में हुआ था, एक तो जुलाई में हुआ था, जून जुलाई में, और एक हुआ था अक्टूबर में। ये तीनों पेपर मैंने आपको एप्लीकेशन पे करवाया हुआ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि मार्च 2023 का पेपर मैंने अपलोड किया है, जिसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लो, या तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो एक बार देख लो। और अभी मैं मार्च 2024 का पेपर अभी करवा रहा हूँ, तो वो देख लो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट मेरी एप्लीकेशन पे उनको तो मैंने पहले ही बोला है कि आप सारे पेपर अच्छे से देख लो। इवन मैंने आपको बुक्स के क्वेश्चन भी करवाया है, वो भी कर लो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितना मैंने करवाया है ना स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे कोई किसी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। यहाँ पर बोला है पास द जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द राहुल हु सेंट द गुड्स ऑन द कंसाइनमेंट टू विकास। देखो, एक राहुल है, जो राहुल क्या कर रहा है, गुड सेंड कर रहा है विकास को। और राहुल जो है ना वो कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? तो ये हो गया कंसाइनर जो गुड सेंड कर रहा है, और ये हो गया कंसाइनी कौन, विकास। मतलब विकास को राहुल ने कुछ गुड्स बेचने के लिए भेजे। उसमें पहला ट्रांजेक्शन ये है कि राहुल सेंड द गुड्स 50,000 टू द विकास ऑन कंसाइनमेंट, ओके। तो आपको पता है राहुल के बुक्स में हमें एंट्री करनी है, और राहुल कौन सा अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, राहुल बनाएगा। और कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप कहां पर एंट्री करते हो, आप खुद सोचो कि जो गुड सेंड करते हैं उसकी एंट्री कहां होती है, इधर होती है कि नहीं होती, 50,000 की। क्या लिखते हो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा लिखते हो ना। तो इसकी जनरल एंट्री करनी है बस, और कुछ नहीं। क्या जनरल एंट्री करोगे, सोचो दिमाग में। आप ये सोचो कि कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री क्या होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आप एंट्री करते हो ना। तो राहुल क्या जनरल एंट्री पास करेगा, तो राहुल एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है, 50,000 टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितना, 50,000, ठीक है। पहली एंट्री ये होती है क्योंकि ये 50,000 का एंट्री यहां पर करने के लिए जनरल एंट्री पास करनी पड़े। फिर उसके बाद जो भी गुड्स विकास ने बेचे, तो विकास जब गुड्स सेल करता है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड यहां पर लिखते हैं विकास के नाम से, कितना, 30,000, ठीक है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे यहां पर सेकेंड, कहां पर होगा, विकास ने बेचा तो विकास के अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि विकास जो है वो बेच रहा है गुड्स को 30,000 रुपये में। और ये गुड्स जो विकास ने बेचे वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना आ जाएगा, 30,000। हो गया, समझ में आ गया। देखो, जैसे जैसे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट का एंट्री करना है ना, वैसे वैसे उसकी जनरल एंट्री पास कर दी, ठीक है। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आपको लेजर पोस्टिंग भी आ जाता है, लेजर पोस्टिंग आ जाएगा तो जनरल एंट्री भी आ जाता है। उसके बाद बोला विकास ने कुछ खर्चा किया। विकास कौन था, कंसाइन अगर कोई खर्चा करता है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में इधर लिखते थे, और वो विकास के नाम से ही लिखेंगे, समझे बात को। तो ये जस्ट मैं आपको रफ नोट बता रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको दिमाग में ये भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से सोचते भी जाओ और साथ साथ में एंट्री भी करते जाओ, ठीक है।
तो चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड कितना, 2000 का खर्चा, और वही सेम चीज 2000 रुपये कहाँ लिखनी है, बोलो, विकास के नाम से लिखेंगे, विकास के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, विकास के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट। ये जो आपने यहाँ पर लिखा वो दूसरा एंट्री जाएगा उसका विकास के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है विकास जो है वो 10% कमीशन लेता है। तो विकास ने जो बेचा कितने का है, 30,000। 30,000 का 10% कमीशन 3,000 रुपये होता है, और वो 3,000 का कमीशन यहाँ पर विकास के नाम से ही लिखेंगे 3,000। कैसे 3,000 आया, जो उसने बेचा था 30,000 रुपये का, उसका 10%। तो चलिए यहाँ पर एंट्री करते हैं वापस सेम चीज, कंसाइनमेंट अकाउंट टू विकास, कितना, 3,000। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये भी सोचते होंगे सर हमें यहाँ पर नीचे नैरेशन लिखना है क्या, नहीं लिखना, लिखना है, नैरेशन लिखना है। डेबिट क्रेडिट पूरा एक अच्छे से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ और उसके बाद ही करो। देखो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जो मेन लॉजिकली चीज़ है ना वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर फॉर्मालिटी पे जाता हूँ ना तो 10-15 मिनट वीडियो ऐसे ही लॉन्ग बन जाएगा, और फॉर्मालिटी आपको पता है क्या करना है, लाइन खींच के आपको जो डेबिट क्रेडिट करना है वो सब कुछ आप कर सकते हो। नरेशन भी आप लिख सकते हो, इतना तो आप एक्सपर्ट हो ही। जो किया है वही चीज़ नरेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने कमीशन दिया तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग कमीशन पेड टू विकास। ओके, यहां पर बीइंग एक्सपेंस बाय विकास। ठीक है, बस शॉर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं है कि आपको बस पूरा डिटेल में लिखने जाना, शॉर्ट में। ठीक है, अगर नरेशन लिखना है तो शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, चलिए कोई भी नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस वो एंट्री जो आपने की है ना उस एंट्री को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए नरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू एंड स्मिथ रिस्पेक्टिवली ब्रॉट अ गुड्स। ओके, वो गुड्स बाय कर रहे हैं 2,500 एंड 5,000 फ्रॉम ओन स्टॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने खुद के स्टॉक से बाय कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि एक अंजू है, ओके, और एक है स्मिथ। ये दोनों बंदे एक जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं और जॉइंट वेंचर का एक बिजनेस बना रहे हैं। जॉइंट वेंचर मतलब ये दोनों सेपरेटली अपना बिजनेस करते होंगे, लेकिन एक जॉइंट वेंचर में भी वो लोगों ने अपना बिजनेस एक स्टार्ट किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अंजू अपने बिजनेस से और स्मिथ अपने बिजनेस से कुछ गुड्स जॉइंट वेंचर में ला रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, और यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया क्रिएट अ जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। ठीक है, मतलब हम यहां पर लिखेंगे इन बुक्स ऑफ स्मिथ जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब एक चीज समझो कि यहां पर 2,500 रुपए का जो सामान है और 5,000 का जो सामान है वो एक तो अंजू और एक तो स्मिथ लेके आ रहा है। अब स्मिथ की बुक्स में ही हम एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर जो अंजू सामान लेके आ रही है वो अंजू के अकाउंट्स में लिखेंगे, अंजू अकाउंट्स, समझे। और जो स्मिथ सामान लेके आ रहा है वो अपने खुद के शॉप से लेके आ रहा है ना, तो स्मिथ की बुक्स में ही हम एंट्री कर रहे हैं, तो स्मिथ के लिए तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। यहां पर 2 लिखना, 2 सेल्स अकाउंट मटेरियल। देखो जो स्मिथ जो है उसकी ही बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, और स्मिथ जो अपने बिजनेस में से जो भी सामान जॉइंट वेंचर में लेके आ रहा है वो स्मिथ के बुक्स में तो उसके लिए सेल्स ही माना जाएगा, और हम स्मिथ की बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं, तो स्मिथ के लिए तो वो सेल्स हो गया। जॉइंट वेंचर में अगर वो सामान लेके जा रहा है तो, क्योंकि हम इन द बुक्स ऑफ स्मिथ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखें तो अंजू सोल्ड कर रही है 7,500 और स्मिथ जो सोल्ड कर रही है 15,000। तो अंजू ने जो बेचा था वो अंजू के अकाउंट में लिख देंगे बाय अंजू अकाउंट। जो भी उसने बेचा कितना, 7,500 का, और 15,000 का जो सेलिंग किया है वो
बैंक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्मिथ ने किया और स्मिथ की बुक्स में हम स्मिथ का नाम थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, स्मिथ ने 15,000 का सेल कर दिया। जो रिमेनिंग गुड्स जो थे जो वो नहीं बेच पाए थे वो 1,000 और वो 2,000 जो थे वो स्मिथ लेके चला गया और एक अंजू लेके चले गई। तो जो अंजू लेके चली गई वो अंजू अकाउंट लिख देंगे, और जो स्मिथ लेके चला गया, देखो ध्यान रखना, स्मिथ लेके चला गया तो स्मिथ जब कंसाइनमेंट अकाउंट में सामान लेके आया था तो उसने सेल लिखा था यहां पर देखो, और स्मिथ जो है वो जॉइंट वेंचर से सामान खरीद रहा है, तो वो स्मिथ के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा, क्योंकि हम स्मिथ की बुक्स में है, ध्यान रखना है, यहां पर स्मिथ की बुक्स में है हम लोग, तो स्मिथ के लिए हो जाएगा परचेस अकाउंट 1,000। एक सेकेंड, यहां पर 1,000 और यहां पर 2,000 टोटल कर लीजिए, और ये टोटल कितना होने वाला है, तो 7500, 15,000, 1,000 और कितना है 2,000, 25,500, उसमें से 2,500 गया, 5,000 गया, 18,000 बचा, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट का उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि किसके बुक्स में कितना मतलब बांटना है, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन केस ऑफ एब्सेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्मिथ के लिए जो भी है वो स्मिथ का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और जो अंजू का है वो अंजू को दे देंगे कि अंजू का प्रॉफिट अंजू को दे देंगे। ये आ गया प्रॉफिट, खत्म। इतना करना था और इतना ही था क्वेश्चन में, बस खत्म। यहां पर मेन चीज, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई पर्टिकुलर पार्टनर के बुक्स में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, जैसे यहां पर क्या था, एक अंजू थी और एक था स्मिथ, ओके, तो अब दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अंजू भी अपने बिजनेस में से कुछ सामान लेके आ रही है, स्मिथ भी अपने बिजनेस से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो स्मिथ की बुक्स में ही तो हम एंट्री कर रहे हैं, तो स्मिथ जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही एंट्री करेगा तो स्मिथ जॉइंट वेंचर में जो भी लेके जाएगा वो स्मिथ के लिए तो सेल्स माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्मिथ जनरली क्या करेगा, जॉइंट वेंचर टू सेल्स ऐसे एंट्री करेगा, क्योंकि स्मिथ ने बेचा जॉइंट वेंचर को। अब जॉइंट वेंचर का बिजनेस भी इन लोग का ही है, मतलब अंजू और स्मिथ दोनों पार्टनर है उसमें, तो यहां से फिर जो बेचेंगे वो इधर लिखेंगे हम, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर में मैंने आपको देखो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है सब कुछ, तो अगर मेरे लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ ही जाता है ये सब चीज़, ओके। अदरवाइज आप फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर लेके बैठोगे पेपर और फिर सोचोगे कि ये पूरा समझ जाए तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर, है ना। तो आपको मैंने एक पूरा टेबल समझाया था जिसमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, देखो यहां पर मिल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लो सब मिलता जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा पेमेंट फॉर कैश प्राइस, और उसके बाद यहां पर क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश प्राइस, ओके। चलिए सबसे पहले तो रीड करते जाइए कि एक्स परचेस कर रहा है हायर परचेस सिस्टम पे 1/1/2018 पे, और फिर उसने क्या बोला, टोटल कैश प्राइस जो है 4,50,000 है, मतलब 4,50,000 रुपये का एक कार खरीदा 1/1/2018 पे। उसके बाद 90,000 का उन्होंने क्या किया, डाउन पेमेंट किया है, तो डाउन पेमेंट 90,000 का किया तो इंटरेस्ट डैश हो गया, क्योंकि डाउन पेमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट कौन पे करता है। अब गाड़ी लेने जाओगे डाउन पेमेंट भरोगे तो डाउन पेमेंट कितना पे किया, 90,000, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो यहाँ पर 90,000 ही आपका आंसर आएगा,
क्योंकि हम लोग ने क्या दिखा था, 90,000 में से कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि डाउन पेमेंट जब आप पे करते हो तो वहाँ पर उसमें कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं होती है। अब 4.5 लाख रुपए में से 90,000 पे कर लो, 4,50,000 माइनस 90,000, तो मतलब अभी आपको 3,60,000 रुपये की लोन अभी पे करनी बाकी है। अब यहाँ पर उसने 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए, 1 2 3, ओके, और हर इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ईयर के एंडिंग में देना है, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ऐसा बोला यहाँ पर लिखा है। तो जब साल खत्म होता है 31/12/2018, तो वहां पर आपने जो भी ये ओपनिंग बैलेंस था वो पहले यहाँ पर लिख दो, और कितना 1,70,000 रुपीज एज ए इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो पहले तो इसका इंटरेस्ट भी तो होगा ना 10%, मतलब देखो सीधी बात है, आप लोन पे गाड़ी लोगे तो इंटरेस्ट तो लगता है ना। तो आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया ना 1,70,000, उसमें 36,000 इज इंटरेस्ट, मतलब 1,70,000 माइनस 36,000, 1,70,000 माइनस 36,000, नाउ 1,34,000 इज योर पेमेंट फॉर कैश प्राइस। ओके, आप लोगों ने जो कैश प्राइस के लिए जो पे किया था कार की, वो 1,34,000 पे किया था, उसमें 36,000 तो इंटरेस्ट का था। तो ये अगर माइनस कर देते हो 3,60,000 में से 134, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 2,26,000। नाउ 2,26,000 is your closing. Now 2,26,000 is your opening. 31/12/2019. Another installment is 1,50,000. 1,50,000 installment. Now interest is 10% of opening balance. So 2,26,000. Okay. Now installment is 1,50,000 minus 2,26,000 minus 2,26,000. Your payment for the cash price is 1,27,400. ओके, आप लोगों ने जो कार के लिए जो पेमेंट किया था वो 1,27,400 हो गया। नाउ लेस फ्रॉम इट 2,26,000 माइनस 1,27,400, रिमेनिंग बैलेंस इज 98,600. 98,600 is your closing balance and now it is opening 98,600. Another installment 31/12/2020, because third installment, okay, 1,08,460. Now 10% interest 9,860, 10% of opening balance, and installment is 1,08,000, 1,08,460 minus 9,860, रिमेनिंग बैलेंस इज 98,600, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑल्सो 98,600, माइनस कर लो, डैश हो गया, ठीक है, माइनस कर लो, डैश हो गया, आपका पूरा पेमेंट हो गया लोन का। ठीक है, तो देखो 1 by 1 ये मैंने आपको बहुत बेसिकली सिखाया था, ठीक है, कि इस टाइप से अगर आप टेबल बनाना सीख लो, आपको कोई भी मेथड याद नहीं रखनी पड़ेगी। पता है इस चैप्टर में लोग मेथड याद रखवाते हैं कि स्टूडेंट 4 मेथड होती है, कोई बोलते 5 मेथड होती है, अरे ऐसे कुछ मेथड बैठक नहीं होती, ठीक है, ये सब एक ही मेथड होती है, बस ये टेबल कैसे बनाना है डिफरेंट तरीके से वो सीख लो, ठीक है, मेथड कोई अलग अलग नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग हैं ना इस चैप्टर में ऐसे सिखाते हैं कि इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हो तो क्या करना है, ये नहीं दिया हो तो क्या करना, अरे वो सब मेथड अपने हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं और फिर स्टूडेंट खुद उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बेटर है कि ये तरीके से करो, और आपको यही पूछा है कि 1 2 3 कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो यहाँ पर पूछा भी वही है, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर ऑफ ईच ईयर, हर साल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। सिंपल था काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर है आपके, उसमें इम्पोर्टेंस पूछा है एनी 4, तो आपको इसके इम्पोर्टेंस लिखने हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस ये हो गया, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया ताकि आपका जो अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वो उसमें एक भरोसा आए, रिलायबल। ओके, मतलब देखो हर आदमी अगर अपने हिसाब से अकाउंट लिखेगा अपने बिजनेस में,
तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी बोला है, देखो ठीक है। तो 2 पॉइंट एक दूसरे से एकदम सेम टू सेम है कि अगर आप अकाउंट अपने हिसाब से लिखते जाओगे, समझो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना अकाउंट अपने हिसाब से ही लिखते जाएंगे, ठीक है, तो क्या एक यूनिफॉर्म सिस्टम बैठ पाएगा पूरे इंडिया में? ठीक है, नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए हमारे इंडिया में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सीए इंस्टीट्यूट जो है ICAI, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको सबको अकाउंट लिखना होता है, ताकि क्या होता है कि एक रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहे, और उसके हिसाब से आप अगर कोई प्रिवेंट अब फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन भी रोक सकते हो। ऑडिटर को भी उपयोगी रहता है, क्योंकि ऑडिटर को क्या चेक करना, ऑडिटर कौन होता है? जब आप अकाउंट लिखते हो ना, उस अकाउंट को ऑडिट किया जाता है कि अकाउंट जो लिखा गया है वो सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा। वो चीज़ आप TYBCom में आके पढ़ोगे कि अकाउंट जो है वो अकाउंट के नियम को फॉलो करते हुए लिखा गया कि नहीं लिखा गया, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऑडिटर देखेगा, लेकिन ऑडिटर के लिए भी तो एक चीज़ होनी चाहिए ना कि अकाउंट के रूल्स के हिसाब से अकाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है, वो ऑडिटर चेक करेगा। अब रूल्स क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया होगा तभी तो ऑडिटर चेक कर पाएगा। और दूसरी बात है एक के जो अपना मैनेजमेंट होता है, ओके, उसकी भी इफिशिएंसी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, डिटरमिनिंग द मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा भी देखो बुक्स में है, आप बुक्स में भी पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ओके, चले, तो इतना आपको पॉइंट लिखना था और कुछ नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर। लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड वगैरह में शेयर करके हमको सपोर्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम रीच आउट कर पाए। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिसको अभी तक शुरुआत भी नहीं किया हुआ है पढ़ने का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर यहाँ से वो थोड़ा बहुत मिनिमम मार्क्स लाके पास आउट भी हो जाते हैं तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।